हाय, आई एम ऋषिता एंड आई एम अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। सो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की कि किस तरह से रियल एस्टेट बढ़ रहा है और किस तरह से कंसल्टेंट्स ब्रोकर्स पे काम कर रहे हैं। सो मेरे साथ मिस्टर अनिल कुमार हैं जिनको 5 साल प्लस एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में एंड ही इज़ माई फादर। सो आज यहाँ पे आप फादर डॉटर का डुओ देखेंगे, किस तरह से हम इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, माय नेम इज़ अनिल कुमार। मैं पिछले लगभग 5 साल से गुड़गांव एनसीआर इंडस्ट्री को कैटर कर रहा हूँ, जिसमें कि आपका गुड़गांव आ गया, सोहना और फर्रुखनगर और झज्जर एरिया है, जो कि वहाँ पर एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। सो जैसे जैसे आपने इस फील्ड में आए तो आपको कितना टाइम लगा एडजस्ट करने में और आपको कैसा लगा इस फील्ड में, क्योंकि आप पहले सिक्योरिटी बैकग्राउंड से थे, फिर उसके बाद इसमें आने के बाद फॉर श्योर आपने बहुत स्ट्रगल भी किया है, जैसा कि मैंने देखा भी है, फिर बहुत सी चीज़ें आपने सीखी भी है यहाँ पे। तो आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में, किस तरह से आपने इस इंडस्ट्री में अपना पैर जमाया और किस तरह से ये चल रहा है अभी? देखिए, पिछले 24 साल लगभग 24 साल मैंने फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को दिए हैं। मैं जॉब करता था पहले, उसके बाद मैं रियल एस्टेट में आया। लगभग 5 साल हो गए मेरे को। तो रियल एस्टेट में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना है कि उनको चाहिए क्या। रिक्वायरमेंट को समझते हुए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जो बायर होता है, प्रॉपर्टी बायर है, उसके पास एक बल्क अमाउंट इकट्ठा हुआ होता है। हो सकता है उसने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी लाइफ टाइम की अर्निंग जमा करी हो कि मैं अपने बच्चों के लिए घर ले सकूं, तो उसको उस अमाउंट की एक प्रॉपर वैल्यू देना, ये मेरा एम रहता है। और यही मैंने सीखा है अपने 5 साल के कैरियर में कि कभी किसी के पास कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए जिससे कि उसकी लाइफ टाइम की जो अर्निंग है ना, वो वेस्ट हो जाए या स्टक हो जाए कहीं पे। उसके बाद उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि मेरे पास जो क्लाइंटेज है वो सारी मैक्सिमम रेफरल की जो क्लाइंटेज है वो है। रेफरल किनका? कि जिन्होंने मेरे से पहले मेरे साथ काम किया है, मेरे से प्रॉपर्टी ली है, तो वही रिपीटेड क्लाइंट मेरे पास आए हैं, क्योंकि उनको मैंने वैल्यू फॉर मनी दिया है, उनको मैंने सर्विसेज दी है, सर्विसेज पे ध्यान दिया है। सर्विसेज का मतलब ये है कि जब भी उनको रिक्वायरमेंट पड़ी है पोजीशन आने तक, क्योंकि बिल्डर डेवलपर का क्या होता है कि एक समय के बाद कई बार डिमांड आ जाती है, कई बार कुछ एक पैसा एक्स्ट्रा मांग लिया जाता है, तो उस चीज़ को कैसे कवर किया जाए, कैसे एक्स्ट्रा मनी का हिट क्लाइंट के ऊपर ना जाए, कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है। तो अगर मैंने अपने क्लाइंट को ये दिया है तो ऑब्वियसली रेफरल क्लाइंटेज आते हैं और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये 3 वर्ड्स मैंने समझे हैं अभी तक आपके जवाब से। तो फॉर श्योर कंज्यूमर, बायर और हमारा क्लाइंट रिटेंशन वो बना रहना चाहिए, और वो इन्हीं 3 वर्ड से बनेगा, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या ये सही टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने का? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, मतलब क्या लोग प्रॉपर्टी खरीदे इस टाइम पर, या फिर थोड़ा गैप दे या फिर खरीदे, या कोई पर्टिकुलर मंथ या फिर कोई मार्केट पीरियड है स्टॉक मार्केटिंग के अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग? तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट जो है ना, सबसे सेफ माना जाता रहा है पुराने टाइम से ही, और आगे भी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब बताती कब खरीदा जाए। मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदने का सही टाइम आज है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पैसा जब आप लगाते हैं ना बल्क में, ये कोई शेयर मार्केट तो है नहीं कि आज डाउन चला गया कल को अप जाएगा, या किसी तिमाही में किसी कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया तो शेयर डाउन चला जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो शेयर अप चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर तो आपको सही समय आज प्रॉपर्टी खरीदें
तो वो आपको अगले 3 से 5 साल में एक गुड रिटर्न दे देती है, लेकिन उसके लिए कुछ एक खास बातें होती हैं जो हर एक इन्वेस्टर को और प्रॉपर्टी बायर को ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि बहुत से बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है कि किस तरीके से और कहाँ पे प्रॉपर्टी उनको परचेज करना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट कंसल्टेंट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल कंसल्टेंट प्ले करते हैं आपको प्रॉपर सजेशन देने में। करेक्ट। कि कौन सी प्रॉपर्टी कब ली जाए, कौन सी ली जाए और कहाँ पे ली जाए। बिल्कुल। मैंने ऐसा सुना है कि दिल्ली एनसीआर एक बबल बन चुका है रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से, और बहुत से वीडियोस में ये भी सुनने में आ रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि सही में ये रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश होगी जैसे स्टॉक मार्केट की होती है, या फिर ये एक सिर्फ र्यूमर ही है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है जो मार्केट क्रैश हो जाएगी, ठीक है ना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करी, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है और आप उसको 3 साल बाद बेचेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ का प्रॉपर्टी आपका 1.5 करोड़ का रह जाएगा, क्योंकि मार्केट से डिसाइड नहीं होता ना। आप सोचोगे कि आज मैंने 2 करोड़ रुपए लगाया है तो कम से कम 3 करोड़ रुपए मिले, या फिर मैं उसमें अपने फैमिली के साथ रहूं उस प्रॉपर्टी में, तो उसमें हमेशा एप्रिसिएशन ही आएगा। तो क्रैश होने का मतलब ही नहीं है। और जो मार्केट ड्रिवन होती है ना रियल एस्टेट की या किसी भी आप कंज्यूमर गुड्स की, आप देख लो, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है। पहले, आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो गुड़गांव में बहुत सा एरिया खाली पड़ा हुआ था, ठीक है। उस समय पे प्रॉपर्टी सस्ती थी क्योंकि एरिया बहुत खाली था, सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड कम थी। अब जैसे जैसे गुड़गांव में साइबर सिटी और जितना डेवलपमेंट गुड़गांव में हुआ है, लोग बाहर से आए हैं, यहाँ पर नौकरी जनरेट हुई है, साइबर सिटी बनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी स्टार्टअप्स के ऑफिस भी हैं। तो जब स्टार्टअप में लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपनी कंपनीज अपने ऑफिस लेके बैठे हैं, उनको रहने के लिए आसपास ही एरिया चाहिए। तो दूर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक इतना हो गया है कि अगर कोई गुड़गांव में काम कर रहा है, उसको दिल्ली जाना है तो कम से कम 2 से 3 घंटा उसको लगता है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आसपास जहाँ पे एरिया भी, जहाँ पे ट्रैफिक की कंडीशन ठीक है और आप नौकरी से अपने घर पे 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक या विदिन 1 आवर तक आप पहुँच सकते हैं, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है। तो आसपास के एरिया में उसी तरीके से डिमांड भी बढ़ी है। तो जब डिमांड बढ़ती है, तो जैसे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और 2 प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो अगर मुझे अपनी वैल्यू से ज़्यादा पैसा मिलेगा तो या तो मैं रेंट पे उठाऊंगा उसको, या फिर मैं सोचता हूँ यार मेरे पास एक प्रॉपर्टी तो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, क्यों ना इसको बेच के मैं थोड़ा सा और आगे की साइड उस प्रॉपर्टी को ले लूँ। यहाँ पे मेरे पास 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है या प्रॉपर्टी है या अपार्टमेंट है, तो उसको सेल करके मेरे को अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, तो और मैं 50 किलोमीटर आगे स्पेंड कर दूँ, क्योंकि ग्रोथ तो आगे बढ़नी है ना। आज गुड़गांव में आने वाले टाइम में अभी सोना तक पहुँच चुकी है ग्रोथ, उधर फरुखनगर रिलायंस मेट सिटी आ गया है, फरुखनगर से आगे आप झज्जर आप जा रहे हो, उधर दरियापुर का जो एरिया है नजफगढ़ साइड का, तो ये जो जैसे पानी को हम किसी घड़े में भरते हैं, जब पानी ओवर हो जाता है तो आसपास के एरिया में फैलना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से डेवलपमेंट होता है कि लोग उसी तरफ भागते हैं जहाँ पे जगह स्पेस बाकी रहता है और प्रॉपर्टी के दाम थोड़े कम होते हैं। तो ये फैक्टर डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई। तो ये कोई बबल नहीं है जो फूट जाएगा। जिसने जिस रेट पे लिया है उससे ज़्यादा में ही सेल करेगा या उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होती है। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि आपने फरुखनगर, झज्जर, ये कुछ ऐसे लोकेशंस बताए हैं, क्या ये गुरुग्राम में ही कवर होते हैं या फिर राजस्थान में चले जाते हैं? नहीं, फरुखनगर और झज्जर जो है हरियाणा में ही आता है। अच्छा। बट इसकी कनेक्टिविटी अभी के टाइम पे बहुत अच्छी होनी स्टार्ट हो गई है। द्वारका एक्सप्रेस वे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनती है फरुखनगर की, फरुखनगर से आगे झज्जर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनती है। अगर टाइमिंग की बात करूं मैं तो बसई चौक जो है द्वारका एक्सप्रेसवे से, वहां से फरुखनगर आपको अभी फ़िलहाल अराउंड 30 मिनट लगते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में 20 मिनट्स में आप पहुंच जाएंगे वहाँ। और वहाँ के रेट भी अभी बहुत ही लुक्रेटिव है। तो अगर हम देखा जाए साइबर सिटी की बात करें और उसके आसपास की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे कि DLF Phase 2, DLF Phase 3, यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट्स और सोना के प्रॉपर्टी के रेट्स दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा या फिर आसपास ही है लगभग? नहीं, मैंने बताया ना, अगर आप
साइबर सिटी के आसपास की बात करेंगे आप, तो वहाँ पे रोड रेट तो ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल कम हैं, आसपास के लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं जो HNIs हैं, ठीक है, या कंपनी के MDs हैं या डायरेक्टर्स हैं, आसपास ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम में ना एक ब्रेन को और बॉडी को थकान होती है। तो वहाँ पे सप्लाई कम है तो रेट ज़्यादा मिलेंगे आपको। अगर आप कंपेरेटिवली सोहना की बात करें, फर्रुख नगर की बात करें, अभी रेट बहुत ही लुक्रेटिव रेट है वहाँ पर, और कनेक्टिविटी भी अच्छी है। और अगर मैं AQI लेवल की बात करूँ तो AQI लेवल भी फार बेटर है सेंट्रल गुड़गांव या दिल्ली से। तो पर वहाँ पर इतना ऑफिशियल एरिया, अगर मैं बात करूँ कोई जैसे MNCs हो गई, जितना साइबर हब मेन जो सेंट्रल गुरुग्राम है वहाँ पे है, पर फर्रुख नगर झज्जर वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रैवल टाइम ज़्यादा लगेगा। नहीं, ट्रैवल टाइम मैंने आपको बताया ना, अभी एक फर्रुख नगर में आप प्रॉपर्टी लेते हैं, वहाँ पे ग्रीन एरिया बहुत है, अभी उतना डेवलपमेंट उस तरीके से पब्लिक वहाँ पे नहीं रह रही है, बट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन रही है। और आपको अभी 30 मिनट लगते हैं, तो आप अगर फर्रुख नगर रह लो या आप गुड़गांव से दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में आपको 2 घंटा लगेगा, फर्रुख नगर 30 मिनट से 45 मिनट लगेगा आपको। तो यहाँ पे हमारा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, टाइम भी सही मिलेगा आपको। हाँ। और साथ में दूसरा जो AQI लेवल है ना, उसमें 100 से 150 का फर्क आ जाता है। फार बेटर देन दिल्ली और गुरुग्राम, सेंट्रल गुरुग्राम। हाँ जी। तो मेरा अगला सवाल यहाँ से ये उठता है कि विच इज़ द बेस्ट लोकेशन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? कौन सी बेस्ट लोकेशन है दिल्ली NCR में? देखिए, बेस्ट लोकेशन डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अगर आपके पॉकेट में मनी है, 10 करोड़ रुपया है, तो आपका अगर ऑफिस या आपका बिजनेस साइबर सिटी के अंदर है, तो 10 करोड़ में आपको बहुत अच्छा घर विदिन 10 मिनट्स की दूरी पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया पॉकेट में नहीं है, 2 करोड़ रुपया है, तो 2 करोड़ में आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, 15-20 किलोमीटर आगे या 10 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो 15 से 20 किलोमीटर आगे आपको बेस्ट लोकेशन, वहाँ पे सेंट्रल गुरुग्राम से वहाँ पे भी आपको बेस्ट लोकेशन। एज ए कंसल्टेंट बेस्ट लोकेशन हमेशा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि उसके लिए क्या बेस्ट लोकेशन हो सकती है, ये कंसल्टेंट ही बता सकता है बात करके अपने क्लाइंटेज के साथ, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, कि उनकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है क्या, रिक्वायरमेंट क्या है, उनका बजट क्या है, और वो जहाँ पर उनका बिजनेस या जॉब है उसके साथ कनेक्टिविटी कैसी बनती है, वो डिस्कशन के बाद ही चीज़ें पता चलती। ठीक है। तो मैंने बहुत से बड़े बिल्डर्स को देखा है एडवर्टीजमेंट करते हुए ताकि उनको ली जाए। सो एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट मेरे को ये भी जानना है कि आप लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, अपने क्लाइंट्स कैसे लेकर आते हैं? दिस इज गुड क्वेश्चन क्योंकि यू आर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। हाँ, तो वैसे तो आपको ये पता ही है, लेकिन आप मेरे मुझे ये बात सुनना चाह रही हैं। बिल्कुल, ताकि मुझे भी पता चले कि आप एग्जैक्टली क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो मैक्सिमम क्लाइंटेज है वो रेफरल है, जिनको मैंने सर्विसेज दी है वो दोबारा से कांटेक्ट करते हैं, साथ में हम टच में तो रहते ही हैं उनके, और जो रेफरेंस के थ्रू आते हैं मेजरली वो है हमारा। दूसरा जो मेन फैक्टर आता है वो है हम मेटा के ऊपर, गूगल के ऊपर लीड जनरेट करते हैं। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आया मार्केट के अंदर, तो जब मेटा और गूगल से लीड चलते हैं तो क्वेरी जनरेट होती है। जो क्वेरी जनरेट होती है तो अकॉर्डिंगली उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका बजट क्या है, हम सजेस्ट करते हैं उनको, अपने क्लाइंट्स को। तो आप मेटा पे एड्स रन करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो आ रहा है, तो चाहे वो कुछ भी बजट के अकॉर्डिंग हो, आप वहाँ पे फॉर श्योर ऑडियंस भी सिलेक्ट करते होंगे, डिटेल टारगेटिंग भी होगी। वो हमारा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वो करता, मैं नहीं करता। अच्छा, ठीक है, ओके। तो मेरा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि एज अ कंसल्टेंट आप बायर्स को फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी क्या देते हैं? मतलब अगर उनको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो आप फाइनेंशियली उनको मतलब क्या कंसल्ट करोगे कि विच इज़ द बेस्ट वे कि अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप EMI पे उठा सकते हो, लोन पे कर सकते हो, क्या बेस्ट पॉसिबल वेज है इसके? देखिए, उसमें कई चीज़ें, कई फैक्टर होते हैं कि जो इन्वेस्टर है या बायर है उसकी रिक्वायरमेंट पहले तो समझना होता है। फॉर एग्जांपल, अभी कोई रेंट पे रह रहा है, ठीक है ना, अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो वो रेंट कितना दे रहे हैं, ठीक है, और उनके पास जो एक कॉर्पस जमा है वो कितना है,
क्योंकि रेंट पे रहना एक लंबे समय तक वो इतना इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होता है कि अगर उसकी जगह पे हम अपनी प्रॉपर्टी ले लें, अगर एक कॉर्पस अमाउंट आपके पास है, उसके बाद जो रेंटल जा रहा है उसकी जगह हम आप इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दें, ईएमआई चली जाए, तो कुछ सालों बाद ना उस प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है और साथ में आप एक रेंट से भी बच जाते हैं। तो ये एक चीज़ मेन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप टाइम दे सकते हैं, प्रॉपर्टी अगर रेडी टू मूव है तो वो थोड़ा सा आपको सस्ती मिल जाती है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका पोजीशन 3 से 5 साल में आएगा, तो उसमें आपको पैसा एक साथ नहीं देना होता। उसमें इनिशियली आपको 30 to 40% का अमाउंट देना होता है। डिपेंड करता है कि पेमेंट प्लान बिल्डर ने क्या निकाला है। ठीक है, बहुत से बिल्डर क्या है अभी 30 और 70 का प्लान भी निकाला है कि 30% अभी दे दो विद इन 2-3 मंथ्स, उसके बाद 70% पोजीशन पे देना है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा। लेकिन जो पोजीशन बाद में आता है उसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी महंगा पड़ता है, क्योंकि 5 साल पहले आप उस प्रॉपर्टी का रेट डिसाइड कर लेते हैं और वो पैसा आपको 5 साल में देना होता है, एक साथ नहीं देना होता है। तो ये बेनिफिट होता है उसमें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है। बिल्कुल, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास कितना पैसा अभी है, कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या आप लोन कितना लेना चाह रहे हैं। वो जब फेस टू फेस डिस्कशन होता है तो दिस इज मैटर ऑफ रिसर्च एंड डिस्कशन। ओके, तो यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन और जनरेट होता है, जैसे कि आपने रेंट के बारे में बताया और एक अपना घर खरीदना वो भी है, तो आप क्या एज अ कंसल्टेंट आप क्या प्रेफर करेंगे लोगों को कि वो रेंट पे घर ले या फिर वो अपना घर खरीदे? दोनों में से बेस्ट क्या होता है? बेस्ट तो यही है कि अपना घर खरीदा जाए। अगर अपना घर खरीदा जाए तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या रिटर्न होगा उनके लिए, या फिर फॉर श्योर रियल एस्टेट में तो रिटर्न, गारंटीड रिटर्न, सो कॉल्ड वर्ड गारंटीड रिटर्न हर जगह मैंने देखा है। तो रिटर्न क्या, अगर लोग अपना घर भी खरीद लेते तो उसमें उनको क्या बेनिफिट है? देखो, ऐसी गारंटी कोई बिल्डर नहीं दे सकता, क्योंकि एक कहावत है ना कि तेल तो तिलों से ही निकलेगा। ठीक है, अगर कोई बिल्डर आपसे या डेवलपर आपसे पैसा ले रहा है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपसे 50% एडवांस ले रहा है और फिर वो कह रहा है जी मैं आपको ईयरली 12% का रिटर्न दूंगा किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो वो कहीं ना कहीं जो आपने 50% पैसा दिया है ना उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा और उसी में से वो चीज़ें कवर होती है। तो रिटर्न वाला ट्रैप जो है ना ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बिल्डर्स जो है इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि आप इतना पैसा एडवांस दे दो, कमर्शियल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सभी ये काम कर रहे हैं, तो जब तक की पोजीशन ना मिल जाए तब तक आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसके बाद की गारंटी बहुत कम होती है। तो मतलब यहाँ पे हमें अपना घर खरीदे वाला, मैं अभी कमर्शियल की बात कर रहा था। अच्छा, तो अपना अगर रिटर्न की बात करूं मैं रेजिडेंशियल में, तो आप मान के चलिए कि अगर आप अच्छी डेवलपिंग लोकेशन पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो 3 से 5 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल जो है वो डबल होने के चांसेस रहते हैं। बट आपको शॉर्ट टर्म में किसी के कहने पर नहीं जाना चाहिए जी 1 साल में 2 साल में आपकी प्रॉपर्टी डबल या ट्रिपल हो जाएगी। फ्रॉड बहुत चलता है। नहीं, फ्रॉड नहीं कह रहा मैं, मतलब एक मिस गाइडेंस जो होता है वो मार्केट में बहुत है, तो आपको उस वाले ट्रैप में नहीं जाना। मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि 3 से 5 साल का आपको पर्सपेक्टिव लेके प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। और ये कोई शेयर मार्केट नहीं है कि 5 साल में नीचे आ जाएगी। स्टेबल जरूर हो सकती है मार्केट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपने 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी ली है तो 1 करोड़ की या 1.5 करोड़ की नहीं होगी, कुछ दिन के लिए रुक सकती है, वो रेट रुक सकता है, लेकिन मार्केट शेयर मार्केट तरह डाउन नहीं जाएगा वो। तो ये एक श्योरिटी रहती है कि आपके पास आपकी अचल संपत्ति है, वो है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कंसल्टेंट एंड ब्रोकर्स, इसमें क्या डिफरेंस है? एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे फ्रेंड्स बाहर से रहने आते थे तो वो ब्रोकर्स को ढूंढते थे कि उनको बेस्ट पीजी मिल जाए या बेस्ट फ्लैट मिल जाए अच्छे बजट में, जिनका मतलब उनका जितना बजट है। तो आप यहाँ पे इनका मतलब मुझे बताइए कि की डिफरेंस क्या है कंसल्टेंट एंड ब्रोकर में? देखो, आपको रियल एस्टेट में रेंटल में भी
और कमर्शियल में भी और रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है तो उसके लिए भी आपको ब्रोकर्स और कंसल्टेंट दोनों मिलेंगे। ब्रोकर, मेरे हिसाब से ब्रोकर वो है कि उसको कोई एक या दो प्रॉपर्टी सेल करनी है, ठीक है ना, वो उसी को पिच करेगा और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी कॉलिंग वाला पर्सन हो या जिनको वो कांटेक्ट करते हैं ब्रोकर्स, वो सिर्फ उसी को फिट करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से ब्रोकर वो है। बट कंसल्टेंट वो है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, उसके बजट को समझते हुए या उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हुए उनको 10 प्रॉपर्टी बताए, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंसल्टेंट के पास, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको एक अच्छी चीज़ सजेस्ट कर सकता है कि जी ये 4, 5 या 10 प्रॉपर्टी आपके हिसाब से सूट करती है और आप इसको देख लीजिए। तो ये है कंसल्टेंट। इसी में मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे डॉक्टर है, पहले डॉक्टर हुआ करते थे, ठीक है, आज आप देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर वो भी हैं बट कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट बेसिस पे डॉक्टर लगे हुए हैं, कंसल्टेंट बेसिस पे, यानी कि वो भी कंसल्टेंट कहते हैं अपने आप को डॉक्टर्स। तो कहीं ना कहीं पहले वो रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि मरीज को बीमारी क्या है और उस प्रॉब्लम को समझते उनको सजेस्ट करते हैं, मेडिसिन लिखते हैं। तो उसी तरीके से कंसल्टेंट, रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए कि आपके मनी की, आपके पैसे की सही वैल्यू आपको मिल सके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज कंसल्टेंट। बट ब्रोकर को भी अपना घर चलाना है, वो भी काम कर रहा है। ब्रोकर नहीं है, वो एक्चुअल में सेल्समैन है, सेल्स पर्सन है, क्योंकि अगर माल बिकेगा तो उसके घर में पैसा आएगा, ठीक है, माल नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो ये तो अलग अलग प्रोफेशन में कह सकता हूँ, जिसको जैसा सूट करता है वो अपना बिजनेस कर रहा है। तो कंसल्टेंट यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कस्टमाइजेशन पे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एब्सोल्युटली, ठीक है, काफी अच्छा था। सो एट लास्ट आप सभी प्रॉपर्टी बायर्स और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को क्या सजेशन देंगे रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से, होम बाइंग पर्सपेक्टिव से? देखिए, अभी मार्केट में जो मैं चीज़ें एनालाइज कर रहा हूँ उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कई हजार नहीं बल्कि लाखों ब्रोकर्स दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट भी काम कर रहे हैं, और एक ही प्रॉपर्टी के लिए आपको 10 जगह से कॉल आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, मुझे भी आते हैं आजकल। तो ऑटोमेटेड हो गया है सब कुछ, ऑटोमेटेड हो गया है। साथ में जैसे किसी प्रॉपर्टी को आप देखने जाते हैं, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है तो गाड़ी की नंबर प्लेट का फोटो क्लिक करके और किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, वहाँ पे कुछ एक अमाउंट देके उसका नंबर, मोबाइल नंबर निकलवा लिया जाता है और फिर कॉल आने शुरू हो जाते हैं। तो इस लेवल का जो है स्नैचिंग चल रहा है मार्केट में, और आप सरप्राइज होंगे कि यार मैंने तो किसी को नंबर दिया नहीं, ना कहीं मैंने हाउसिंग पे, ना फिर किसी प्रॉपर्टी साइट पे मैंने कोई क्वेरी जनरेट करी है या मैंने क्लिक किया है, फिर भी मेरे पास कॉल आने शुरू हो गए। तो उसका मेन कारण यही होता है। हाँ, मतलब मैंने भी कहीं ऐसे कोई स्पेसिफिक वेबसाइट पे कहीं अपना नंबर डाला नहीं, बट समहाउ मेरा भी नंबर ब्रीच हो गया, मतलब कहीं ना कहीं चला गया है। बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन ये था आपका कि आप ऐसे कंसल्टेंट को चुने जो थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा ले। पैसा ज़्यादा लेने का मतलब उसका पर्पस ये नहीं कि आपको लूट लेगा या कोई पैसा एक्स्ट्रा ले लेगा, वो आपको आपके पोजीशन तक या आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने तक आपको सर्विसेज देगा। हर एक कंसल्टेंट का और ब्रोकर का खर्चा होता है, और चीज़ें विजिट अलाइन करने में, दूसरे बिल्डर के साथ जो डेवलपर है उसके साथ कोऑर्डिनेट करने में बहुत मेहनत होती है बैक एंड में। ये हमको पता है बिकॉज वी आर इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 5 years। तो थोड़ा बहुत पैसा अगर ज़्यादा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट से ही डील करें, क्योंकि ब्रोकर आपको नेगोशिएशन, जैसे होता है ना विंडो शॉपिंग होती है, आप सब्जी मार्केट में गए, ये आलू 50 रुपये किलो है, अगला वाला 48 रुपये किलो दे रहा है, अगला वाला 47 रुपये किलो दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको वो 47 रुपये किलो तो दे देगा, लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो जाएगा। मेरे बात समझिए मैं किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉपर्टी तो बेच देगा,
लाख 2 लाख कम में, 50,000 कम में, लेकिन उसके फ़ोन बंद हो जाएंगे क्योंकि वो इतना, और उसको 20,000 रुपये भी बच गया या 10,000 रुपये बच गया ना, तो फिर वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। क्योंकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है बिल्डर से या डेवलपर से, आपको चक्कर काटने पड़ते हैं 3 से 4 साल या 5 साल में जब पोजीशन आता है, तो उसके बीच में बहुत अप एंड डाउन आते हैं। बिल्डर से मीटिंग होती है, डिमांड आ जाती है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। तो वहाँ पे आपके पास एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम को बिल्डर या डेवलपर के पास जाके उसको रिजॉल्व करवा सके, एंड टू एंड। ऐसा नहीं हो कि आप अपना बिजनेस या जॉब छोड़ के आपको चक्कर काटने पड़े वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये सभी को समझना चाहिए ये बातें। तो बेसिकली पूरा एंड टू एंड सर्विस, एंड टू एंड सोल्यूशन आपके पास होता है एक बायर के लिए जी, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जी। और कस्टमर को ऐसे ही कंसल्टेंट को चुनना भी चाहिए। सो थैंक यू सो मच आपको और सभी व्यूअर्स को ये देखने के लिए। और मैं ये चाहूँगी कि अगर आपको कोई और टॉपिक चाहते हैं कि हम कवर करें रियल स्टेट पर्सपेक्टिव से, या फिर आप चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक लोकेशन कवर करें कि वहाँ पे क्या बेस्ट प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम उस पर दोबारा ये डिस्कशन लेकर आएँ। थैंक यू सो मच, एंड आपको भी थैंक यू सो मच अपनी गाइडेंस देने के लिए। 5+ एक्सपीरियंस इन अ बकेट जो हम सबको दिखा भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और साथ में अगले पॉडकास्ट के लिए नीचे कमेंट में, जैसे रिशिता ने बताया, कमेंट कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।